तो आइए दोस्तों, अब हम फ्रॉम ओल्ड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम द रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, वो मैं आपको कराऊंगा। उनको मैं लेकर के आया हूं, बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार किए हैं। इनका पूरा फायदा उठाइएगा और अपने ड्रीम को फुलफिल करने में पूरा इनका उपयोग आप कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको पहले बता दूं कि सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको केवल ओड की संज्ञा दी थी। पहले उन्होंने इसको ओड के रूप में लिखा, केवल ओड इसका टाइटल था, और बाद में इसको एक लॉन्ग टाइटल दे दिया गया, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम द रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह एक ओड है, और ओड का नाम आते ही आपको थ्योरी याद आती होगी पिंडारिक ओड की, क्योंकि मैंने आपको जो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हैं उसमें बड़े अच्छे से बताया है कि ओड क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इसको नोट कीजिएगा पॉइंट को। द पोएम इज एन इरेगुलर पिंडारिक ओड। मीन्स अगर आपसे इसका काइंड पूछ लेता है तो आप याद रखिएगा, इट इज एन इरेगुलर पिंडारिक ओड। ठीक है, इरेगुलर पिंडारिक ओड है ये, एंड इट इज इन्वेंटेड बाय अब्राहम कॉले। इस प्रकार के जो ओड हैं उनको ओरिजिनेट करने का जो श्रेय जाता है वो अब्राहम कॉले को जाता है, और इसको परफेक्शन देने के लिए अगर हम बात कहें तो ड्राइडन का नाम आता है। तो इट इज एन इरेगुलर पिंडारिक ओड। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप जरूर याद रखिएगा। अब बात आगे की करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि इसके अंदर जो टोटल स्टेंजास हैं दोस्तों वो 11 स्टेंजास हैं। कितने स्टेंजास हैं? टोटल 11 स्टेंजास हैं, और इसको दो भागों में लिखा गया है। पहले 4 स्टेंजास लिखने के बाद दोस्तों इसको रोक दिया गया, और ये 4 स्टेंजा 1802 में इनको लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1802 में। और उसके बाद दोस्तों जो बाकी 7 स्टेंजा हैं उनको 1806 में दोबारा से लिखा गया है, और कुल मिलाकर के ये कंप्लीट पोएम बन जाती है 11 स्टेंजास की। 4 + 7 = 11। टोटल स्टेंजा की संख्या इसमें दोस्तों 11 है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों राइम की और मीटर की। तो इस कविता के अंदर जो मीटर प्रयोग किया गया है दोस्तों वो आयम्बिक मीटर है। हालांकि इस कविता में इन्होंने बहुत सारा डिफरेंशिएशन किया है, लेकिन आप जनरली अगर आपसे पूछा जाता है तो कह सकते हैं आयम्बिक मीटर का इसमें प्रयोग किया गया है, और ये एक इरेगुलर पिंडारिक ओड है। ठीक है, पहले 4 स्टेंजे की रचना 1802 में की गई, बाद में 7 स्टेंजास को और जोड़ा गया 1806 में, और ये 1807 में इसको पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश करा दिया गया। ये पब्लिश हुई है 1807 में। इनका जो वर्क था, वॉल्यूम था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम, उसमें इसको पब्लिश कराया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वर्ड्सवर्थ की कौन सी कविता प्लेटोनिक लव को शो करती है, प्लूटो की थ्योरी को शो करती है। तो वो कविता दोस्तों यही है, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। दोस्तों जो भी मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चंस को आप जरूर याद कर लें मेरे भाइयों। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और चूंकि कहा जा रहा है, आपको बहुत डराया जा रहा है पेपर टफ आएगा, तो भाई मैं आपको बता दूं पेपर कभी टफ नहीं होता है। आपकी तैयारी कम या ज्यादा हो सकती है, आप अच्छे से तैयारी करें। जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं
भाइयों बहनों मेरे प्यारे साथियों, वो तैयारी आप जरूर कंप्लीट करें। जो मैं ओरली आपको बता रहा हूं उन फैक्ट्स को आप जरूर लिखें। मेरे पास थोड़ी सी असुविधा है, मैं सभी फैक्ट्स को टाइप नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों, इसीलिए मुझे वो ओरल आपको बताने पड़ रहे हैं, तो आप उनको जरूर याद रखें। तो आपसे मैंने 4-5 बातें आपको बताई हैं, मैं फिर से एक बार उनको रिवाइज करता हूं। देखिए, अगर प्लूटोनिक लव की बात आए कि किस कविता में प्लूटो की थ्योरी को फॉलो किया गया है या उससे कनेक्टिविटी बनाई गई है, तो वो है दोस्तों ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। क्योंकि इस कविता में सोल के एग्जिस्टेंस की बात की गई है, पूर्व जन्म की यादों की बात की गई है, और दोस्तों प्लूटो की थ्योरी भी इसी चीज को इंडिकेट करती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये कविता प्लूटोनिक लव को शो करने वाली है। इसके 4 स्टेंजा 1802 में, 7 स्टेंजा 1806 में, कुल मिलाकर के 11 स्टेंजास हैं दोस्तों। ये एक इरेगुलर पिंडारिक ओड है। 1807 में पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश हुई है। आइए अब हम क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं। देखिए, हुज शॉर्ट्स डज द स्पीकर वांट टू हियर एट द एंड ऑफ द 3rd स्टेंजा। देखिए, तीसरे स्टेंजा के अंत में किसके जो शॉर्ट्स हैं उसको स्पीकर चाहता है सुनना। तो द शेफर्ड बॉय, इसमें शेफर्ड बॉय का रेफरेंस आया है, शेफर्ड बॉय को वो सुनना चाहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर शेफर्ड बॉय बी। व्हाट स्पेसिफिक मंथ इज नेम्ड मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द पोएम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों कि इस कविता के अंदर किस मंथ का बार बार जिक्र हुआ है। तो दिसंबर, अप्रैल, सितंबर में, तो आपको मैंने बताया भी है इससे पिछले वीडियो में कि इस कविता के अंदर मई महीने का कई बार जिक्र हुआ है। तो आंसर है दोस्तों डी, मई। मई महीना इसमें यूज किया गया है, बार बार इसका नाम आया है, इंडिकेट किया गया है। द स्टेंजा ऑफ द पोएम आर कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लाइन्स। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कहा गया है, द स्टेंजा, कि इस कविता में जो स्टेंजा यूज किया गया है ऑफ द पोएम आर कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लाइन्स, कितनी लाइनों का स्टेंजा इसमें यूज किया गया है। तो देखिए दोस्तों, दे वेरी इन लाइन, 23 लाइन, 15 लाइन, 13 लाइन। ओ माई गॉड, आंसर इज ए, दे वेरी इन लेंथ। यस, इसमें कोई भी पर्टिकुलर स्टेंजा फॉर्म को यूज नहीं किया गया है, यानी कि पर्टिकुलर लेंथ जो है वो नहीं है। किसी स्टेंजा में 6 लाइन है, किसी में 9 लाइन है, तो ऐसे करके ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन के स्टेंजास में बनाए गए हैं। आगे बात करें दोस्तों, इन द 4th स्टेंजा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिमाइंड द स्पीकर ऑफ द ग्लोरी दे हैव लॉस्ट। जो 4था स्टेंजा है उसमें किस जगह पर ये कहा गया है, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं। इन द 4th स्टेंजा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिमाइंड द स्पीकर, स्पीकर को याद नहीं दिलाते हैं, कवि को याद नहीं दिलाते हैं किसकी, द ग्लोरी ऑफ दे हैव लॉस्ट। द फील्ड है, द पेंसी है, द ट्री है, द मून है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों द मून। हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड डिस्क्राइब्ड इन द 7th स्टेंजा। वह बच्चा कितने वर्ष का है जिसका इस कविता में 7th स्टेंजा में जिक्र किया गया है। तो देखिए दोस्तों, 6 ईयर डार्लिंग, मैंने आपको कोटेशंस में पढ़ाया था, 6 ईयर डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज, 6 ईयर का उसको बताया गया है बच्चे को। हाउ मेनी वॉइसेस आर फीचर्ड इन द पोएम, कुल कितनी वॉइसेस यानी कितने स्पीकर इस कविता के अंदर हैं। तो दोस्तों, देयर इज ओनली 1 स्पीकर, विलियम वर्ड्सवर्थ, इन दिस पोएम। What is the life's star the speaker refers to in the 5th stanza? जो 5वां स्टेंजा है उसने किस चीज को लाइफ स्टार कहा है। देखिए, लव को कहा है, माइंड को कहा है, सोल को कहा है, द बॉडी को कहा है। तो आपको मालूम है, मैंने इंपॉर्टेंट कोटेशन आपको पढ़ाया था, द सोल इज
आवर लाइफ्स स्टार, तो आत्मा को उसने हमारे जीवन का सितारा कहा है, नक्षत्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फाइनल लाइन ऑफ द पोएम व्हाट डज द स्पीकर से कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। सबसे पहले तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, और वो लाइन है थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। आपसे पूछा जाएगा कि ये लाइन किस कविता से ली गई है। थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, इतना डीप कि न मैं सुख के आंसुओं से न दुख के आंसुओं से किसी भी प्रकार से उनका वर्णन नहीं कर सकता हूं। तो दोस्तों सही है द मीनेस्ट फ्लावर। क्या आंसर है इसका? द मीनेस्ट फ्लावर। ये लाइन दोस्तों जरूर आपको याद रखनी है। What sort of rhyme scheme does the Wordsworth use throughout the poem? इस कविता में किस राइम का प्रयोग किया गया है? As I have told you that it is a irregular Pindaric ode. irregular Pindaric ode है, कोई पर्टिकुलर राइम इसमें यूज नहीं की गई है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और जैसा मैंने आपको बताया है, जिन क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं उनको विशेष रूप से आपको फोकस करना है। Who does the speaker refer to as a prophet in the 8th stanza? जो 8वां स्टेंजा है उसमें प्रॉफिट किसको बताया गया है? दोस्तों मैंने 3 शब्द आपको बताए थे पिछले वीडियो में, प्रॉफिट, माइटी प्रॉफिट, सीर ब्लेस्ड, और एक शब्द और मैंने आपको बताया था। तो उन सभी शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है दोस्तों? एक बच्चे के लिए किया गया है। फिलोसफर, माइटी प्रॉफिट और सीर ब्लेस्ड शब्दों का प्रयोग किया गया है किसके लिए? द चाइल्ड। माइटी प्रॉफिट, सीर ब्लेस्ड और फिलोसफर। Which of the following is not a natural feature listed in the first line of the poem? पहली लाइन में, कविता की पहली लाइन में फर्स्ट फीचर में इनमें से कौन सी चीज नहीं है? द मीडो, द सी, द ग्रोव, द स्ट्रीम। तो दोस्तों सही आंसर है, ग्रोव का वर्णन भी है, स्ट्रीम का भी है, मीडो का भी है पहली लाइन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट थी पहली लाइन, मैंने आपको बताया था। तो इसमें सी जो है दोस्तों, ये आंसर इसका वर्णन नहीं है। Which of the following is a title that the speaker gives to the earth in the 6th stanza? पृथ्वी को कौन सा टाइटल देता है, कौन सा टाइटल दिया जाता है ऑरेटर के द्वारा, स्पीकर के द्वारा? तो वो है नर्स। नर्स की तरह वह हमारी देखभाल करती है। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट यहां पर बताया था कि द अर्थ फिल्स हर लैप। अर्थ माने पृथ्वी, फिल्स माने भरती है, हर माने उसकी, लैप माने गोद को, विद हिज ओन गिफ्ट्स, अपने गिफ्ट से, यानी अपनी इच्छा के अनुसार वह मनुष्य के प्रत्येक सुख की चीजों को ओरिजिनेट करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है दोस्तों। हाउ मेनी स्टेंजास आर इन द पोएम? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस कविता में कुल कितने स्टेंजा हैं दोस्तों, तो एक बार में आपको याद हो गया होगा। पहले 4 स्टेंजास 1802 में लिखे गए, फिर 7 स्टेंजास 1806 में लिखे गए, और पब्लिकेशन 1807 में हुआ, पोएम इन 2 वॉल्यूम में दोस्तों। अब मैं आपको इस कविता के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताता हूं दोस्तों, उसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, और आपको यहां से अगर एक क्वेश्चन मिल जाता है तो बड़ी ही मेरे लिए खुशी की बात होगी। आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप ध्यान से सुने, मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं। द पोएम हैज 3 पार्ट्स। पोएम के अंदर 3 पार्ट्स हैं, ठीक है।
अब बात आती है दोस्तों कि वो 3 पार्ट्स कौन से हैं और किसने इस कविता को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो देखिए, नाम नोट कीजिएगा। C.M. Bora has divided the ode into 3 parts. C.M. Bora, B-O-W-R-A. C.M. Bora, B-O-W-R-A has divided the ode into 3 parts. इन्होंने इस ओड को 3 पार्ट्स में बांटा है। अब वो कौन से 3 पार्ट्स हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहला, द फर्स्ट पार्ट इज मेड अप ऑफ द फर्स्ट 4 स्टेंजा। जो पहला पार्ट है दोस्तों, वो पहले 4 स्टेंजास को रखता है। और हियर द पोएट एक्सप्रेसेस हिज अनहैप्पीनेस एट द फैक्ट that he does not now perceive in nature the heavenly glory he used to see in his childhood। जो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जो शुरू के 4 स्टेंजास हैं दोस्तों, उसमें वह अनहैप्पी मूड अपना दर्शाता है, क्योंकि अब उसको प्रकृति में वो हेवनली ग्लोरी नजर नहीं आती जिसको वह अपने बचपन में देखा करता था। तो इट इज द फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है शुरू के 4 स्टेंजा का। द सेकेंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ द अदर 4 स्टेंजा। तो दोस्तों, जो दूसरा पार्ट है वो अन्य 4 स्टेंजास रखता है, यानी दूसरा पार्ट आगे वाले 4 स्टेंजास को कंक्लूड करता है। और उसमें क्या बताया गया दोस्तों, द पोएट गिव्स himself the reason why the heavenly glory is now not perceptible to him। कहने का अभिप्राय है कि अगले 4 स्टेंजास में यहां पर राइटर के द्वारा, कवि के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है कि क्यों अब वह पृथ्वी पर अपने अंदर उन हेवनली ग्लोरीज को नहीं देख पाता है जो वो बचपन में देख सकता था। उसका रीजन यहां पर बताया गया है। एंड इन द थर्ड पार्ट कंसिस्ट ऑफ द 3 स्टेंजास। जो लास्ट के 3 स्टेंजास हैं दोस्तों, वो थर्ड पार्ट को बनाते हैं। और इन द थर्ड पार्ट में दोस्तों, द पोएट ड्वेल्स अपॉन द ब्लेसिंग्स ऑफ चाइल्डहुड। जो पोएट है वो ड्वेल्स अपॉन द ब्लेसिंग्स ऑफ द चाइल्डहुड की ब्लेसिंग्स को बताता है। हिज मेमोरीज, उसकी मेमोरीज, हिज फेथ्स, उसके विश्वास, और बहुत सारी चीजों को समअप करता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु हैज डिवाइडेड ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी इनटू 3 पार्ट्स। तो C.M. Bora हैज डिवाइडेड, और वो कैसे डिवाइड किया है, 4 पार्ट और फर्स्ट, सेकंड और 3 पार्ट, 4 स्टेंजा और 3 स्टेंजा। इस प्रकार टोटल स्टेंजास हैं 11। याद रखिएगा। तो C.M. Bora ने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग में अनहैप्पी मोड दिखाया गया है, दूसरे में रीजन बताया गया है, और तीसरे पार्ट में चाइल्ड की ब्लेसिंग्स के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो आप इन फैक्ट्स का रिजल्ट मुझे अपने एग्जाम में जरूर दिखाइएगा। कोई क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। अच्छे से मेहनत करें, अपने पे भरोसा रखें, और यदि मैं आपकी थोड़ी सी भी मदद कर रहा हूं दोस्तों, तो कृपया करके कहीं ना कहीं मौका मिलने पर मुझे उसका एहसास कराएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई कमी रह गई हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि अगले वीडियो में मैं उसको क्लियरिफाई आपके लिए कर दूं। थैंक यू सो मच।